हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपसे पिछले सेशन पे जो बातचीत हुई थी हमारी, वो बातचीत हुई थी कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी जो विभिन्न बातें बताती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। लेकिन हमारे सिलेबस से क्या रिलेवेंट है, हमारे पेपर से क्या रिलेवेंट है, उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारा पढ़ने से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। हमको जो भी पढ़ना है वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। इसी बात को हमको फोकस पे रखना होगा और अपने सिलेबस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, सिलेबस के इर्द गिर्द क्या है, उसी पर हमको ध्यान रखना होगा। तो उस कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। मैं पॉलिटिक्स से सेशन लूँगा और छोटे छोटे सेशंस होंगे और उस पे पेपर कैसे आए हैं, आपको क्वेश्चंस किस प्रकार से हल करना है और छोटे छोटे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हो सकते हैं जो मुझे लगता है कि आपको क्वेश्चंस हल करने में थोड़ी मदद करेंगे, वो भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करेंगे उद्देशिका पे, क्योंकि हमारे संविधान का सबसे जो महत्वपूर्ण भाग है वो उद्देशिका है। सबसे पहला पार्ट है ये हमारा। इसको हम इंग्लिश में प्रीएम्बल भी बोलते हैं। इस पे मैं कुछ बातें आपको नॉर्मल बता देता हूँ जो थोड़ा बहुत आपको पता होनी चाहिए कि उद्देशिका का मतलब क्या होता है। उद्देशिका का जो अर्थ होता है वो होता है उद्देश्य। आपने पढ़ा भी होगा जब अगर आपने रिवीजन किया हो कि उद्देश्य प्रस्ताव हमारे पंडित नेहरू द्वारा लाया गया था उद्देश्य प्रस्ताव, और उसी ने आगे चलकर इस उद्देशिका का रूप लिया। उद्देशिका का जो ये आधार है हमारे पास, जो ये बताता है कि हमारे जो संविधान निर्माता हैं वो हमसे क्या चाहते थे, उनका संविधान निर्माण करने का क्या आधार था, उनका क्या विजन था, देश के विकास को किस दिशा को मोड़ना चाह रहे थे, देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस आधार पर देना चाह रहे थे, और जो देश के नागरिक हैं उनको क्या वो अधिकार, विजन और किस प्रकार की हमारी जो संरचना होगी उसको उन्होंने आधार बनाया, और वो उद्देशिका को हमको दिखाई देता है। इसलिए उद्देशिका को हम परिचय पत्र भी बोलते हैं। तो उद्देशिका की कुछ जो मुख्य बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। उद्देशिका को उद्देश्य प्रस्ताव के माध्यम से लाया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव जो पंडित नेहरू द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946। उस समय संविधान सभा का गठन हो गया था, संविधान निर्माण चल रहा था। तो संविधान में क्या उद्देश्य होगा, इसलिए ज़रूरी था उद्देश्य प्रस्ताव। तो ये डेट याद रखिएगा, ये डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये 13 दिसंबर 1946, इस दिन उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू जी द्वारा लाया गया था। अब दूसरी जो बात है, जब उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, संविधान सभा के सामने रखा गया, तो संविधान सभा ने उसको जब फॉलो अप किया था तो वो 22 जनवरी 1947 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को समर्थन मिल गया था। ये हमने अपना लिया था कि हाँ, उद्देशिका का हमारा ये पार्ट होगा, हमारा उद्देश्य प्रस्ताव ये होगा। तो दो क्वेश्चंस जो आते हैं वो ये हैं कि किस डेट को उद्देश्य प्रस्ताव बना, कौन लेकर आया, पंडित नेहरू जी लेकर आए, किस डेट को लेकर आए, 13 दिसंबर को लेकर आए 1946, और कब संविधान सभा ने इसको अपनाया, तो 22 जनवरी 1947। अब इसके बाद जो दूसरी मुख्य बात आती है वो ये आती है कि उद्देशिका में क्या क्या कहा गया है हमसे। तो उद्देशिका में जो हमसे कहा गया है उसको आपने देखा होगा एनसीईआरटी की, जब आप बुक्स पढ़ते हैं तो जैसे ही आप बुक्स खोलेंगे तो उसमें लेफ्ट पेज पे पहले उद्देशिका ही लिखी रहती है। तो उद्देशिका को हम देखते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये भारत का संविधान, ये उसकी उद्देशिका है, इसको प्रीएम्बल बोलते हैं हम लोग। इसको ज़रा ध्यान से पढ़ें हम लोग। तो इस पे लिखा हुआ है, कुछ शब्दों पर मैं आपको इधर पे मार्क करता जाऊंगा, उस पर ज़रा बड़ा गौर करिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक
न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। ये 3 पॉइंट पर आपके गोला लगाया हुआ है। न्याय की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, समता की बात करता है, और इसके अतिरिक्त ये समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने की भी बात करता है। और अगर हम इसके आगे लास्ट वाले पार्ट को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और ये कब बना? ये 26 नवंबर 1949 को। अब एक ये डेट जो आपको मिली, एक ये डेट है 26 नवंबर 1949, इसको भी नोट कर लीजिएगा। ये 26 नवंबर 1949 महत्वपूर्ण डेट है। ये क्यों याद की जाती है? आपको इसका भी इतिहास पता होना चाहिए। वैसे तो शायद पता होगा भी। इस दिन हमारा संविधान जो है वो बन गया था। उसको संविधान दिवस के रूप में हम लोग आजकल मनाते हैं। सरकार इस दिन संविधान दिवस मनाती है। और ये संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को हम लोगों ने अपनाया था। इसके कुछ जो पार्ट हैं वो 26 नवंबर से ही लागू हो गए थे। शेष पार्ट 26 जनवरी 1950 से लागू हुए थे, क्योंकि इसका एक आपने मॉडर्न हिस्ट्री में एक महत्वपूर्ण 26 जनवरी एक महत्वपूर्ण डेट थी। उस आधार पर 26 जनवरी को अपनाया गया था। अब ये मैंने आपको बता दिया उद्देश्य का क्या है। उद्देश्य का से जो जनरली सवाल आते हैं वो इतने से आपके सॉल्व हो जाते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है आपसे। तो मेरा आपको पहला सजेशन ये होगा कि उद्देश्य का जो है आप अपने जहाँ पे आपका स्टडी रूम है आप सामने चिपका लीजिए। इसको जब आपके पास मौका हो तो एक बार ज़रूर पढ़िए एक दिन में। और जब आप इसको रोज़ पढ़ेंगे तो आपकी नज़र ज़रूर जाती रहेगी। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ जो बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। उद्देश्य का में उद्देश्य का से रिलेटेड सबसे इम्पॉर्टेंट है 42nd जो संविधान संशोधन हुआ, एक वो बात। और इससे रिलेटेड जो केशवानंद भारती विवाद है जिसने संविधान के मूल ढांचे की बात की, उससे भी इसका बहुत ज़्यादा जुड़ाव है। अब क्या बातें थी उसमें हम देखते हैं। पहली बात तो पहला क्वेश्चन उठता है उद्देश्य का हमारे संविधान का भाग है या नहीं। तो शुरुआत में ये बोला गया कि नहीं, ये वाला हमारे में ये संविधान और उद्देश्य का अलग अलग चीज़ है। लेकिन केशवानंद भारती मामले में पहली बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने माना कि उद्देश्य का जो है हमारे संविधान का भाग है। तो संविधान से ये जुड़ गई पहली बात। और दूसरी बात ये है जो केशवानंद भारती मामले में कही गई, वही कहा गया कि इस पे संशोधन किया जा सकता है उद्देश्य का में। तीसरी बात जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही, उद्देश्य का एक प्रकार का मार्गदर्शन है जो बताती है कि क्या मूल्य हैं हमारे संविधान में, और उसका जो मूल ढांचा है वो नहीं बदला जा सकता। उद्देश्य का कभी मूल ढांचा नहीं बदला जा सकता और मूल ढांचा संविधान का भी नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचा का जो कॉन्सेप्ट है उस केशवानंद भारती मामले में आया। तो अब आपको मैं थोड़ा सा एक क्रम भी यहाँ बता दूँ। पहले केशवानंद भारती मामला आया क्योंकि बहुत विवाद चल रहे थे। जब केशवानंद भारती मामले आए तो केशवानंद भारती मामले के बाद सरकार ने एक अलग से संसद में बिल बनाया, उसको 42nd अमेंडमेंट बोला गया, जो 1976 में आया। ये केशवानंद भारती मामला 1973 में आया। 42nd जब ये अमेंडमेंट आ गया 1976 में, तो फिर मामला उठा कि क्या संविधान में इतना संशोधन किया जा सकता है। तो केशवानंद भारती मामले को ही आधार बनाकर फिर आगे चलकर बम्बई मामला आया, जिसमें
मूल ढांचे की बात को पुनः दोहराया गया और ये बात बोली गई कि नहीं, उद्देश्य का में संशोधन किया सकता है, लेकिन इसके मूल स्वरूप को नहीं बदला जाएगा। इसका मूल स्वरूप जो है वही रखा जाएगा। तो इसमें जो पॉइंट आपको नोट करने लायक है वो आपको पता होना चाहिए। 42nd अमेंडमेंट, इसमें क्या क्या सुधार, इसमें कौन कौन से पॉइंट थे जो उद्देश्य का में बदले गए, तो मैं आपको गोला लगा देता हूँ। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, 2 शब्द ये, और अखंडता शब्द आपको यहाँ दिख रहा होगा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं वो 42nd जो हमारा संशोधन हुआ था उसमें जोड़ा गया 1976। तो ये कुछ मूल बातें हैं। अब कुछ हम सवालों को देखेंगे तो आप वो बात समझ जाएंगे जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्यों। एक तो आपने ये मोटा आपने समझ लिया, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम सवालों की तैयारी करेंगे, सवाल के अनुसार अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। सवालों को कैसे हल करना है ये मैं आपको बताता हूँ कि क्या तरीका होना चाहिए। मैंने कुछ सवाल लिए हुए हैं, ये आप दे सकते हैं। पहला सवाल इसमें जो है 26 नवंबर 1949, आप मैं गोला लगाता जा रहा हूँ, इसको बड़ा ध्यान से देखिएगा, को अंगीकृत भारतीय संविधान। तो आपको सवाल से पता चल गया कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया और 26 नवंबर 1949 संविधान दिवस कहलाता है इस दिन, की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसका मतलब ये है कि ये मूल संरचना की बात कर रहा है, क्योंकि उद्देश्य का में केवल 42nd जो संशोधन हुआ था उसी में संशोधन किया गया था। तो ये पूछ रहा है कि जब अपनाया गया था तब इसमें मूल शब्द कौन कौन से थे, या जब 42nd अमेंडमेंट हो गया तो कौन से शब्द नए डाल दिए गए। तो सम्मिलित नहीं थे, तो आपको सबसे पहला जो फोकस रखना है वो इस बात पे रखना है कि यहाँ क्या आपका कीवर्ड है। अगर यहाँ नहीं है तो आप फोकस रखिए कि कौन से शब्द नहीं थे, यानी 42nd अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया। इसका सीधा सीधा सवाल ये भी बन सकता था कि आज जो 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसमें उद्देश्य का में क्या जोड़ा गया। तो मैंने आपको बताया कि 3 बातें जोड़ी गई थी, पंथनिरपेक्षता जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था और अखंडता जोड़ा गया था। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित निश्चित तौर पर ये तीनों नहीं होंगे, गणराज्य पहले से था। तो हमारे पास ऑप्शन 1, 2, 3 बनता है। ये तरीका हो गया जब आपको पता है, लेकिन मैं हमेशा सजेशन देता हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन को हल नहीं करना चाहिए। सवाल हल करने का एक तरीका होता है, ये होता है कि आप सवाल पढ़ें और सबसे पहले उन ऑप्शन को काटें जो आंसर्स नहीं हो सकते। तो इसमें शब्द सम्मिलित नहीं थे। गणराज्य हम पढ़ते चले आ रहे हैं तो ये शब्द नहीं होना चाहिए, तो 4th कट गया। 4 हमारे बीच में नहीं होना चाहिए, ये 4 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सही होना चाहिए। कभी कभी हमें इस तरीके से क्रॉस चेक करना चाहिए। अगर ऐसी आदत आपकी बनी रहेगी ना, निश्चित तौर पर जो आपके मैक्सिमम सवाल हैं, मैक्सिमम जो प्रश्न क्वेश्चंस हैं वो सही होंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका होता है। हर चीज़ सटीक आंसर नहीं हो सकती, सापेक्ष रूप से हमें उसको देखना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो मैंने अभी चर्चा भी किया था आपसे इस पर। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो पहली बात, आपको एक सवाल ये पता चला कि उद्देश्य का संविधान का भाग है, तो एक सवाल आपका ये तैयार हो गया। माननीय उच्चतम न्यायालय अगर संविधान की बात कर रहे हैं बार बार, तो यानी संविधान को व्याख्या, जो संविधान की व्याख्या कर सकते हैं उसकी अंतिम पावर किसके पास है, उच्चतम न्यायालय के पास। तो उच्चतम न्यायालय संविधान की व्याख्या करता भी हैं। उद्देश्य का संविधान का भाग है। 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। अब नीचे आते इसके आंसर में। मैंने बताया केशवानंद भारती मामले में उन्होंने कहा था कि मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो फिर 42वां संविधान संशोधन आया। फिर उसके बाद फिर मामला उठा उच्चतम न्यायालय में कि इतना संशोधन सरकार कैसे कर सकती है, और बहुत विवाद चले उस समय। तो फिर नए मामले में बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें आप समझिए, एक तो पहली बात आप समझिए स्टेट ऑफ यूपी, इस टाइप के जनरली आंसर्स नहीं होते हैं। अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता तो आप इस हिसाब से थोड़ा सा छोड़ सकते हैं। पंजाब है, यूपी है, और तो ये आंसर नहीं हो सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आंसर होंगे ही नहीं कभी, लेकिन जनरली ऐसा नहीं होता। अब यहाँ देखते तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये मामला था।
केशवानंद भारती मामला हो गया, उसके बाद जो महत्वपूर्ण मामला आता है बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का आता है। तो अब संविधान का भाग है उद्देश्य का, ये केशवानंद में बता दिया गया था, लेकिन उसमें संशोधन कर सकती है और संशोधन के बाद मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती। इसको और स्पष्ट तरीके से मुंबई वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बताया था। तो इसमें हमें 3 सवाल तैयार हो जाते हैं। पहली बात, संविधान का व्याख्याकर्ता कौन है? उच्चतम न्यायालय। दूसरा, उद्देश्य का संविधान का भाग है। और तीसरा, मुंबई मामले में और स्पष्ट हो गया कि ये संविधान का भाग है। अब आगे चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। ये मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ इस पर। ये सवाल मैंने, ये कुछ चुनिंदा ही सवाल लिए हैं मैं ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये बताना चाह रहा था कि सवालों को किस हिसाब से हल करना है। ये कालानुक्रम के अनुसार और जो आपने पढ़ा हुआ है उसके अनुसार ये सवाल सेट होते हैं। तो आप इसको ज़रा देखें। इसमें लिखा हुआ है कि प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय की बात है, स्वतंत्रता की बात है, समानता की बात है और भ्रातृत्व की बात है। एक बार ज़रा नज़र दौड़ा लेते हैं हम लोग उद्देश्य के ऊपर। ये न्याय है, ये स्वतंत्रता है और ये समता है। ज़रा काउंट करते हैं तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय यानी तीन प्रकार की न्याय की बात हुई। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, मतलब 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है उद्देश्य में। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी 2 प्रकार की समता की बात की गई है। इसके अतिरिक्त ये अखंडता की, यहाँ पे राष्ट्र की एकता, अखंडता को बढ़ाने वाली बंधुता बढ़ाने की बात की गई है। ये एक है टोटल। तो न्याय की बात, अब सवाल को ज़रा देखते हैं। इसमें जो न्याय की बात है वो कितना था, हमने काउंट किया था 3। स्वतंत्रता की बात है, कितना काउंट किया था हमने 5। समानता की बात थी या समता की बात कही तो उसमें कितना काउंट किया था 2। और भ्रातृत्व की बात की थी वो कितना था 1। यानी हमारा क्रम होना चाहिए 3, 5, 2, 1। ये हमारा पहला वाला आंसर इसका हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से हल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये तो हमें तब है जब हमें सब पता हो। मान लीजिए हमको कुछ पता ही नहीं है तो हम कैसे हल करें? थोड़ी सी जानकारी है तो इसको कैसे हल कर सकते हैं वो देखिए। जब हम पढ़ें तो देखें कि न्याय की बात है, हो सकता है आपको न्याय थोड़ा सा काउंट करने में आपको याद नहीं आ रही उद्देश्य का उस समय, तो आप न्याय नहीं समझ पा रहे हैं। स्वतंत्रता शायद आपको याद आ जाए, समानता शायद आपको याद आ जाए या भ्रातृत्व आपको याद आ जाए। जैसे समानता मान लीजिए याद आ जाए आपको, तो समानता 2 है तो आप देखिए तीसरे वाले ऑप्शन में क्या 2 है। जिसमें 2 ऑप्शन नहीं है तो उसको काट दीजिए, 3 कट जाएगा, ये ऑप्शन आ जाएगा। तो मैं आपको ये तरीका क्यों बता रहा हूँ, ये सवाल तो सिंपल है। यहाँ तो आप उद्देश्य का याद रखेंगे तो ये ऐसे सवाल हैं कि इनको तो सीधा सीधा आंसर होना चाहिए, आपको जवान पर होना चाहिए। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जब पेपर हल करेंगे ना तो कई सवाल ऐसे आएंगे जहाँ आप 50-50% में होंगे, या कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, या आपने सवाल थोड़ा सुना होगा, कहीं कभी याद पढ़ा होगा, लेकिन अटेंडमली वो आपको याद नहीं आ रहा है। और इसी तरीके से उसको आप हल कर सकते हैं कि आपको पहले वो काटना होगा जो आंसर नहीं हो सकता, तब आप करेक्ट आंसर की ओर पहुँचेंगे। यही तरीका होता है, सारे जो लोग होते हैं वो इसी तरीके को बताते भी हैं, मैं भी उसी तरीके को बता रहा हूँ आपसे। एक सवाल और लेते हैं, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला सवाल है। इसमें मैंने आपको पूरा जितना मैंने पढ़ाया है वो आपका पूरा इसमें कॉन्सेप्ट आएगा। तो इस पे आप देखिए, उद्देश्य के संबंध में कोई बातचीत की जा रही है। अब बात करते हैं पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव। देखिए ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश भी पता होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव का भी मतलब होता है उद्देश्य,
तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात हो रही है। तो मैंने आपको बताया उद्देश्य प्रस्ताव कब आया गया था, 13 दिसंबर 1949। कौन कौन लाए थे इनको? पंडित नेहरू लाए थे। तो ये बात तो सही लग रही है, तो और सही बताना भी है हमको। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। अब मान लीजिए ये वाला पॉइंट मैंने आपको नहीं बताया, मुझे भी नहीं पता सही है कि नहीं, कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। एक हमको पता है, अब आते हैं तीसरे को पढ़ते हैं। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। तो 42वां संविधान संशोधन तो हम मान रहे हैं, यानी ये बात गलत लिखी हुई है, यानी तीसरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो तीसरा हम काट सकते हैं यहाँ से, तीसरा इसमें से काट सकते हैं। अब हमारे पास ए और बी में कोई आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। तो उद्देश्य का किसी चीज़ को रद्द नहीं कर सकती। उद्देश्य का तो केवल परिचय पत्र है, उद्देश्य का के अनुसार हम किसी चीज़ को रद्द नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस है, नहीं तो संविधान संशोधन हम क्यों लाते? अगर सब उद्देश्य से हमको रद्द करना होता तो संशोधन हम क्यों लाया करते हैं? इसलिए संशोधन का अलग प्रावधान है, उसको विशिष्ट प्रावधानों की तरह इसमें हम नहीं ला सकते हैं। इसलिए जो चौथा ऑप्शन है वो टेक्निकली गलत हो जाता है। तो चौथा आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो भी नहीं होगा, यानी केवल आपका ए और 1 और 2, यानी इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है। अब यहाँ से आपकी क्या तैयारी होती है? तो यहाँ से आपकी जो तैयारी होती है वो तैयारी ये होती है कि पहली बात तो कि इसकी प्रकृति न्यायोचित नहीं है, और पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। कब लाया गया था? 13 दिसंबर को लाया गया था, 13 दिसंबर 1946। इस पर कंफ्यूज मत होइएगा, 46 पर। और कब अपनाया गया? 22 जनवरी 1947 को इसको संविधान सभा ने अपनाया। हमारा देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। और हमारा संविधान कब बना? 26 नवंबर 1949। और हमने संविधान को कब अपनाया? 26 जनवरी 1950। ये आपको डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप भूले नहीं। कभी सवाल पूछे जाते हैं कालानुक्रम के अनुसार कि कब 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 क्या आया, जैसे संविधान सभा का गठन कब हो गया, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया, फिर लॉर्ड माउंटबेटन ने कब भारत को आज़ाद करने की घोषणा की। तो ऐसे क्रम लगाए जा सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, आप अगर इन कॉन्सेप्ट में जितना क्लियर रहेंगे तो उतना आसान रहेगा आपके लिए चीज़ों को हल करना। अब इसके बाद एक जो चीज़ बचती है उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य का मैं बताने के लिए, वो ये बात बचती है कि बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत सारे नाम दिए हैं। तो एक दो लोगों के फेमस, दो तीन लोगों के जो फेमस है, जो सवाल आते रहे हैं, उन्हीं से सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, उन्हीं को हमको फोकस करना है कि किसने क्या क्या नाम दिया है इसको। जैसे हम अगर अम्बेडकर जी की बात करें, बी आर अम्बेडकर जी तो खुद प्रारूप समिति के हेड थे। तो उन्होंने इसको कहा कि ये एक पवित्र दस्तावेज है, पवित्र दस्तावेज है। ये शब्द ऐसे ही याद कर लीजिएगा, ये सीधे सीधे सवाल में पूछ लिया जाता है। कुछ चीज़ें हमारा रट्टा मारो जिंदाबाद ही रहता है, वहाँ कॉन्सेप्ट काम नहीं करते हैं। पवित्र दस्तावेज है, उन्होंने ये बोला। ये संविधान की आत्मा है। संविधान की जो आत्मा, संविधान का आत्मा की बात कर रहा हूँ, संविधान का जो परिचय पत्र है, वो संविधान का परिचय पत्र भी इसको बोला गया। वो इसको बोला, मैं थोड़ा सा नाम मिस कर रहा हूँ, चलिए खैर इसको देख लेंगे बाद में, कल मैं बता दूंगा आपको, अभी याद नहीं आ रहा मुझको। और एक जो मुख्य नाम है वो के एम मुंशी का है। के एम मुंशी जो हैं, ये भी बहुत बड़े संविधानविद थे, और इन्होंने इसको राजनीतिक
जनपत्री कहा था। 3 नाम मुझे 2-3 नाम ही मुझे याद आ रहे हैं इस समय, काफ़ी समय हो गया चीज़ों को देखे हुए। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो मुख्य बातें हैं जो आपको काम आएँगी। उद्देश्य कम, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जा सकता है। इसी में सवाल ऊपर होंगे, कभी नीचे होंगे, या कभी अवधारणा के आधार पर आपके सवाल होते जाएंगे। तो इतना ही आपको ये उद्देश्य का पर था, उद्देश्य का आपका कॉन्सेप्ट था। तो अब अगली बार मिलेंगे, और एक आप लोगों से थोड़ा सा बात भी करनी है इस विषय पर कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि आप करंट अफेयर्स जो यूपी के लिए स्पेशली हो, बहुत सारा करंट अफेयर्स हो जाता है, लोग भटक जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि हम यूपी स्पेशल के हिसाब से केवल यूपी को टारगेट बनाकर कुछ करंट अफेयर्स आपके साथ डेली डिस्कस करें। तो उसी के लिए अब हम लोग जल्दी शेड्यूल बना रहे हैं आपके सामने। वो थोड़ा सा समय की व्यस्तता रहती है, ऊपर नीचे थोड़ा वीडियो हो जाएंगे, एक बार थोड़ा सा क्रम आने में समय लगेगा, एक बार क्रम आ जाएगा तो फिर आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आई होप आपको ये लेक्चर ठीक लगा होगा, और सवालों कैसे हल करना है ये भी मैंने एक प्रयास किया आपको समझाने का कि कैसे मैं सोचता था, आप कैसे सोच सकते हैं, और कैसे मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूँ, और अगर और कोई आप लोगों का सुझाव हो तो बता सकते हैं। थैंक यू।